मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 7वां इकाई, जिसका नाम है आपका पी ब्लॉक के तत्व। आज हम जो है सल्फ़र के यौगिक देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है सल्फ़र से रिलेटेड जो भी बातें था, सल्फ़र के कौन कौन से अप्रूफ हैं, क्रिस्टली अक्रिस्टली, है ना, प्लास्टिक, दुधिया, इस प्रकार के क्रिस्टली अप्रूफ देखे थे। आज हम जो है सल्फ़र के यौगिक देखने वाले हैं और सल्फ़र के यहाँ पर हम दो यौगिक यहाँ पर देखने वाले हैं। एक यौगिक हम लोग जो है देखेंगे वो है हमारा SO2, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड। एस को बोलते हैं सल्फ़र, ऑक्सीजन 2 बार है तो डाई लिखते हैं और ये हो जाता है हमारा ऑक्साइड, तो सल्फ़र डाई ऑक्साइड। और दूसरा हम लोग जो है सल्फ़र के यौगिक देखने वाले हैं H2SO4, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस प्रकार से सल्फ़र के हम दो यौगिक देखने वाले हैं, एक सल्फ़र डाइऑक्साइड और दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। ज़्यादा इंपॉर्टेंट सल्फ्यूरिक अम्ल वाला है, जो आपको जो है आगे शीर्ष कक्ष विधि दिया है, संपर्क कक्ष विधि दिया है, उसमें पूछा जाता है। तो ये दो प्रकार की यौगिक इसका क्या होता है आपका बनता है। तो इनको जो है किस प्रकार से बनाया जाता है, इनके गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, उपयोग क्या है, उसके अलावा इसकी संरचना क्या है, ये सब हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो पहले हम किसके पास चलते हैं भाई, सल्फ़र डाइऑक्साइड के पास चलते हैं, जो कि सल्फ़र का एक क्या है हमारा यौगिक है। तो पहले हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड। और ये जो क्या होता है हमारा जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, फार्मूला तो आप देख रहे हैं क्या होता है इसका, SO2 होता है। और जनरली अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड की वायुमंडल में बात करें या वायुमंडल स्थिति में बात करें, तो ये ज़्यादातर जो है उन क्षेत्रों पर आपको ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में देखने को मिलता है जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र होता है, जहाँ पर उद्योग धंधे होते हैं। खास करके आपका जो तेल उद्योग होता है, पेट्रोलियम उद्योग होता है ना, पेट्रोलियम, यहाँ पर क्या होता है आपका ज़्यादा मात्रा में आपको जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड देखने को मिलता है। या जहाँ पर क्या होता है कापर बनाया जाता है, कापर प्रग्रहण क्षेत्र जो होता है, इन क्षेत्रों पर आपका जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया इसका सामान्य परिचय कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है आपका SO2 होता है, जो कि सल्फ़र का यौगिक होता है। और अगर वायुमंडल में हम बात करें सल्फ़र डाइऑक्साइड की उपस्थिति का, तो ये उन क्षेत्रों पर ज़्यादा आपको देखने को मिलता है या उन क्षेत्रों के इस वायुमंडल में या वहाँ के वायु में ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, जहाँ पर आपका जो है तेल, पेट्रोलियम, कापर प्रगलन, है ना, उसके अलावा कई प्रकार की जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर इसकी मात्रा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हमको क्या करना है, आगे चर्चा करना है कि ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है ना, भाई उसको बारे में पढ़ रहे हैं मतलब उसका कुछ उपयोग भी है ना, कुछ उपयोग है तब जा कर के पढ़ रहे हैं। तो ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, क्या उसका गुण है, क्या रासायनिक गुण है, वो हम क्या करने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम किसके पास हम लोग चलते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड के पास कि उसको किस प्रकार से क्या किया जाता है, बनाया जाता है, किस प्रकार से उसको भौतिक गुण होता है, ये हम देखने वाले हैं। तो ये होता है हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड जो अभी हम लोग चर्चा किए, जिसका फार्मूला होता है SO2। और इसके बनाने की कुछ क्या दिए हैं यहाँ पर विधियाँ दिया गया है कि किस प्रकार से इसको क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो वैसे तो मैं आपको बताया कि वायुमंडल में इसकी उपस्थिति देखने को मिलता है, पर सब जगह इसकी उपस्थिति देखने को नहीं मिलता है भाई। ये उन्हीं क्षेत्रों पर मिलता है जहाँ पर आपका वायुमंडली जो बोल सकते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र रहता है वहाँ पर ज़्यादातर इनकी मात्रा आपको देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हीं क्षेत्रों पर सल्फ़र डाइऑक्साइड पाया जाता है, हम इसको प्रयोगशाला में भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उन्हीं विधियों को यहाँ पर क्या करना है आपको देखना है, जिसमें पहला विधि इसमें दिया गया है वो दिया है सल्फ़र और आयरन पैराइड से। ये दो हमारे क्या होते हैं, माध्यम है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहला क्या दिया है सल्फ़र, और आप जानते हैं सल्फ़र का फार्मूला क्या होता है, S होता है। और जब इसको जला देते हैं तो ये क्या बन जाता है आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाता है। तो इस तरीक़े से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ जला करके क्या प्राप्त कर सकते हैं भाई,
सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके पास जो सल्फर होगा उसको जला दो, उससे जो भी गैस बनेगा क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये पहला हमारा क्या होता है, माध्यम होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, सल्फर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो सल्फर होता है वो 8 परमाणु होता है, तो उस स्थिति में भी अगर हम क्या करते हैं, इसको जलाते हैं तो ये जा कर के क्या होता है, आपका SO2 प्राप्त होता है। 8 इधर पलट गया तो 8 SO2 हो जाता है। इस स्थिति में 8 दूनी 16, मतलब ऑक्सीजन के सामने में कितना रख दिया जाता है, हमारा यहाँ पर 8 रख दिया जाता है। तो इस तरीक़े से भी क्या किया जाता है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा किससे भाई, सल्फर से। क्या तो सल्फर के आप क्या कर लो, अणु फॉर्म ले लो या डायरेक्ट सल्फर ले लो और ऑक्सीजन के साथ जला दो आपको सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो ये सिंपल विधि हो गया। अब देखते हैं आयरन पैराइड। आयरन पैराइड का फार्मूला क्या होता है हमारा, FeS2 होता है। क्या होता है हमारा, FeS2। तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। तो आयरन पैराइड का फार्मूला क्या होता है भाई, ये होता है FeS2। जब इसको हम क्या करते हैं, जब जलाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है आपका, एक तो हमारा यहाँ पर बनता है फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि आयरन है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाता है हमारा, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। Fe3O4 होता है, ठीक है, Fe3O4 Fe2। तो ये हमारा होता है हमारा Fe2O3, ये हमारा होता है आपका, बोल सकते हैं S का होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। तो ये क्योंकि ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ऑक्सीजन के साथ दोनों क्या करता है, क्रिया करता है और ऑक्साइड बनाता है, और ये क्या बनाता है हमारा SO2। तो उस स्थिति में जब इसको क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, तो आपका बहुत सारा क्या होता है यहाँ पर यौगिक क्या होता है, जो है आपका इस प्रकार से दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। बैलेंस की ज़रूरत है, लगभग ये 4 में बैलेंस होता है, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, 2 रख दिया जाता है, और ये लगभग 11 में बैलेंस होता है। और इसकी बात करें सल्फर डाइऑक्साइड का, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड लगभग आपका बोल सकते हैं 11, ये 8 में क्या होता है आपका बैलेंस होता है, क्योंकि 4 दूनी कितना है हमारा 8 है, तो ये 8 में बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीक़ा से पहला विधि है जहाँ से क्या किया जा सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको कोई भी अच्छा जो लगता है उसको आप क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको पहला वाला अच्छा लगता है कि सल्फर को डायरेक्ट जलाए, सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया तो भी अच्छा है, या तो आप उसका अणु फॉर्म वाला को ले लो, S8 को जलाए, बैलेंस करने की ज़रूरत है, SO2 प्राप्त हो जाता है। नहीं तो आप क्या कर लो, आयरन पैराइड ले लो और उसको जला दो, आपको क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, साथ में आपका क्या हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से पहला विधि है जो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली है ना, किसी भी पदार्थ को या सल्फर को या आयरन पैराइड को जला के क्या कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या होता है भाई, आयरन पैराइड। तो नाम लिखना थोड़ा सा ना भूलिएगा, पैराइटी। तो ये हो गया हमारा आयरन पैराइड। तो ये हो गया पहला बनाने की विधि। चलिए अब सेकेंड विधि की ओर क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं। दूसरा विधि हमारा दिया है सोडियम सल्फाइड, और क्या दिया है, सोडियम थायोसल्फेट के साथ दिया गया है। तो 2 यौगिक यहाँ पर भी दिया गया है भाई, इनके साथ भी हमको करना है। एक दिया है हमारा Na2 और SO3, सोडियम सल्फाइड बोलते हैं, और एक होता है हमारा Na2S2O3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं। तो इसको हमको क्या करना है, इसके साथ आपको क्रिया कराना है, और क्रिया करा करके हमको सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है। तो पहला हम क्या करते हैं, पहला ले लेते हैं Na2S2O3 को ले लेते हैं, सोडियम थायोसल्फेट को। अब इस सोडियम थायोसल्फेट को लेने के पश्चात इसको हम किससे क्रिया कराते हैं भाई, HCl के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, इसको HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो बहुत सारा चीज़ यहाँ से क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। हम इसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो किस किस स्थिति में इसको अगर हम बाहर निकालते हैं, तो अगर हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन की मात्रा या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा क्या करते हैं, 2 लेते हैं। तो उस स्थिति में एक तो हमारा सोडियम कैसा होता है, प्लस चार्ज होता है, ये हमारा प्लस है और ये माइनस है। हाइड्रोजन कैसा होता है, हमारा प्लस होता है, और ये क्या होता है आपका माइनस होता है। तो इस स्थिति में थोड़ा सा मात्रा हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा के। अगर हम सोडियम क्लोराइड अगर देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाता है, यहाँ से अगर हम देखें तो 2NaCl यहाँ से क्या हो जाता है, नमक के रूप में क्या हो जाता है आपका
बाहर निकल जाता है। एक तरीका ये हो गया, क्यों? क्योंकि सोडियम जो होता है, सोडियम का चार्ज कैसा होता है? प्लस होता है, जो क्लोरीन के साथ क्या करता है? क्रिया करके आपका नमक क्या कर लेता है? बना लेता है भाई। तो पहला ये हो गया, प्लस माइनस को पकड़ के हमने क्या कर दिया? निकाल दिया। 2 सोडियम था, 2 क्लोरीन ले लिया, दोनों को विदा कर दिया। अब हाइड्रोजन कितना है हमारा? देखो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन उधार मांग लेता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, इसलिए एक प्लस और एक क्या हो गया? माइनस निकल गया। अब हमारा सल्फर कितना है भाई? हमारा सल्फर हमारे पास 2 है ना, बट यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ही बचा हुआ है, तो एक हम सल्फर को ले लेते हैं और उसको हम लोग क्या दे देते हैं? ये हम लोग वो ऑक्सीजन दे देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से प्राप्त हो जाता है, और एक सल्फर हमको अलग से क्या हो जाता है? और मिल जाता है। तो इस तरीक़ा से पहला जो विधि है, जिस विधि में हमने क्या लिया? सोडियम थायो जो क्या होता है हमारा? सल्फेट होता है। इस सल्फेट को अगर हम क्या करते हैं? इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तो उस स्थिति में हमको क्या प्राप्त होता है? यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होता है? यहाँ से मिल जाता है। तो इस तरीक़ा से पहले विधि से हम क्या कर सकते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा हम किसके पास चलते हैं भाई? दूसरा चलते हैं Na2SO3 सोडियम सल्फाइड बोलते हैं, सोडियम सल्फाइड। इसके पास हम लोग क्या करते हैं? चलते हैं। तो ये लिख देता हूँ मैं, सोडियम सल्फाइड से भी आप क्या कर सकते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो सोडियम सल्फाइड ये हो गया। अब इसको किसके साथ क्रिया कराते हैं? इसके लिए अम्ल लेते हैं हम लोग H2SO4। इसके लिए क्या लेते हैं भाई हम लोग? H2SO4। अब इस स्थिति में आपको प्लस माइनस करना आना चाहिए। ये हमारा क्या होता है? सोडियम आपका प्लस होता है, जनरली स्टार्टिंग वाले प्लस होते हैं, और ये क्या होता है आपका? माइनस होता है। अब अलग अलग जगह अलग अलग समीकरण के हिसाब से हमारा समीकरण अलग अलग रूप से टूटता है। जैसे यहाँ पर सोडियम प्लस वाला है और SO3 माइनस वाला है। इसी प्रकार हमारा हाइड्रोजन को हम लोग क्या ले लेते हैं? प्लस ले लेते हैं, और ये पूरा सल्फेट को क्या ले लेते हैं? माइनस ले लेते हैं। जब भी क्या होता है हमारा यौगिक जो है प्लस माइनस टूट जाता है, तो वो अपोजिट यौगिक के प्लस माइनस के साथ क्रिया करता है। जैसे इसका जो प्लस है वो इसके माइनस के साथ क्या करता है? क्रिया करता है। और ये रहता है कि जो क्या होता है, जो नंबर होता है, जैसे इसके सोडियम के पीछे में 2 नंबर है, आगे जाके प्रोडक्ट बनते वक्त क्या हो जाता है आपका? या तो वैसा का वैसा रहता है या तो पलट जाता है, लेकिन इसमें संयोजकता के हिसाब से वो वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे ये Na2 है और ये SO4, ये क्या हो जाता है हमारा? सोडियम सल्फेट निकल जाता है। तो ये तो दोनों निकल गया। अब हाइड्रोजन देखो बचा है, कितना हाइड्रोजन बचा है हमारा? H2। अब हाइड्रोजन क्या होता है हमारा? प्लस चार्ज वाला है। अब एक ऑक्सीजन इससे उधार मांग लेता है ना, सल्फाइड से, तो वो उसको दे देता है, तो H2 हो जाता है। अब एक ऑक्सीजन इसको उधार दे दिया, तो कितना बचा इसके पास? ये बच गया आपका SO2। और इस तरीक़ा से आपको क्या हो जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से भी क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा भाई? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये 2 हमारे समीकरण हैं। दोनों समीकरण से हम क्या कर सकते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड गैस को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक विधि है जहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। तो कितना विधि हो गया भाई? 2 विधि। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट विधि की ओर क्या करते हैं? प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट विधि जो दिया है वो हमारा दिया है प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि हमारा? प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला जो विधि होता है, प्रयोगशाला विधि की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, हम लोग बोल सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट के श्रेणी में इसको क्या करते हैं हम लोग? रखते हैं। इसको आपको प्रश्न के तौर पर पूछ सकते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं, या इसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले क्या करते हैं? एक इस प्रकार से गोल पेंदे वाली क्या लेते हैं हम लोग? फ्लास्क लेते हैं भाई। लैब वाला काम जनरली ऐसा ही होता है ना, और इसमें चित्र उतना कठिन नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या लिया? एक गोल पेंदे वाले क्या ले लिया? फ्लास्क ले लिया, ये इस प्रकार से। अब ये जो गोल पेंदे वाली जो फ्लास्क होता है, इसमें हम क्या करते हैं? कुछ जो है कापर के टुकड़े मिट डाल देते हैं। कापर के क्या डाल देते हैं यहाँ पर? टुकड़े। कापर देखें हैं भाई, तांबा जिसको बोलते हैं, ये कापर का क्या हो गया हमारा? टुकड़ा, जिसको तांबा भी कहा जाता है। तो तांबा के कुछ क्या करते हैं? टुकड़ा डाल देते हैं। और ये हमारा जो क्या होता है, जो फ्लास्क होता है, इस फ्लास्क को अगर हम क्या करते हैं? एक स्टेन की सहायता से इस प्रकार से क्या कर दिया जाता है? व्यवस्थित कर दिया जाता है। अब इस फ्लास्क के ऊपर में क्या करते हैं हम लोग? 2 छिद्र वाला क्या लगाते हैं? कार्क लगाते हैं। और कार्क लगा करके एक छिद्र में क्या करते हैं हम लोग? थिसिल फनल लगा देते हैं। ये हम क्या लगा देते हैं भाई? थिसिल फनल, कीप बोल सकते हैं आप, ज़्यादा बोलेंगे तो ना, फनल, सिसिल फनल
जहाँ से आपका क्या मिलाते हैं भाई, सांद्र कंसनट्रेट H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको, है ना, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंसनट्रेट H2SO4, यहाँ से क्या किया जाता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, गिराया जाता है। अब साथ ही क्या किया जाता है, यहाँ पर एक निकास नली भी लगा दिया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलने के लिए। और ये जो हमारा क्या होता है, जो निकास नली होता है, उस निकास नली को एक और हमारा क्या होता है, गोल पेंदे वाली क्या होता है, हमारा जो फ्लास्क होता है, इस फ्लास्क में क्या भरा रहता है इसमें भाई, इसमें भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है। सांद्र मतलब कंसनट्रेट H2SO भरा रहता है, उससे क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और ये जो हमारा क्या होता है, जो पात्र होता है, इस पात्र से, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर ये करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से आ गया। अब इस पात्र से एक और क्या किया जाता है, हमारा जो है नली निकाल लिया जाता है, निकास नली, और जिसको आगे, है ना, एक गैस जार से क्या कर दिया जाता है, आपका जोड़ दिया जाता है। ये हमारा क्या होता है भाई, गैस जार होता है। गैस जार मतलब जहाँ पर क्या किया जाता है, गैस को क्या किया जाता है, एकत्र किया जाता है। तो लगभग हमारा चित्र क्या हो गया, बन गया। ये हमारा क्या होता है भाई, ये आपका स्टैंड है, जहाँ पर फ्लास्क को क्या किया गया है, टिका के रखा गया है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये आपका लैब में क्या होता है, आपका स्टैंड वो रहता है जो है त्रिपाद वाला क्या होता है, अलग से हमारा क्या होता है और स्टैंड रहता है, और जाली भी रहता है। तो ये जाली ऊपर में क्या कर दिया जाता है, इस प्रकार से लगा दिया जाता है, और नीचे बर्नर लगाते हैं, जो आपको क्या करता है, गर्म करने के काम में आता है। तो इस प्रकार से हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर बर्नर लगा देते हैं। इसका नाम क्या होता है भाई, बर्नर होता है। तो इस प्रकार से हमने सभी का तो नाम लिख ही दिया। और इसका नाम क्या होता है, हमारा निकास नली होता है, निकास नली होता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गोल पेंदे वाली क्या लेते हैं भाई, फ्लास्क लेते हैं। और ये जो गोल पेंदे वाली फ्लास्क होता है, इस फ्लास्क में हम क्या करते हैं, कुछ टुकड़ा कापर का क्या करते हैं, रख देते हैं, तांबा का हम क्या करते हैं, रख देते हैं। और तांबा का टुकड़ा रखने के पश्चात ये जो गोल पेंदे वाली फ्लास्क है, उसको इस प्रकार से स्टैंड की सहायता से व्यवस्थित करके इनके मुंह पर 2 छिद्र वाला कार्क लगा के, एक में थिसिल फनल लगा देते हैं और दूसरा छिद्र में एक निकास नली, जो आगे चल करके हमारा एक क्या होता है, हमारा एक और गोल पेंदे वाली फ्लास्क, जो कि क्या होता है आपका, जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है, उसे डूबा रहता, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है, उसे क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और पुनः इस पात्र से एक और निकास नली, जो आगे जाके गैस जार से क्या रहता है, आपका जुड़ा रहता है, उस पर क्या कर दिया जाता है, आपका रख दिया जाता है, या उससे जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका भाई चित्र। अब हम क्या करते हैं, इतना जो है व्यवस्थित करने के पश्चात अब इसको गर्म करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गर्म करते हैं और उसके पश्चात क्या करते हैं, ये जो थिसिल फनल होता है, वहाँ से कंसनट्रेट जो H2SO4 होता है, उसको हम क्या करते हैं, इसमें गिराते हैं, है ना। या ये बोल सकते हैं कि कंसनट्रेट H2SO4 को पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो कापर होता है उसमें धीरे धीरे करके पहले गिराते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर रासायनिक प्रक्रिया होता है, और रासायनिक प्रक्रिया को यहाँ पर रासायनिक समीकरण के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो कैसे यहाँ पर रासायनिक समीकरण आपको देखने को मिलता है भाई, तो यहाँ पर क्या होता है, कापर होता है, जिसमें ऊपर से क्या मिलाया जाता है, आपका H2SO4 मिलाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी मात्रा 2 रखते हैं, Cu+2H2SO4। उस स्थिति में क्या होता है, जब इसको गर्म किया जाता है तो कापर प्लस वाला रहता है और सल्फेट क्या रहता है, हमारा माइनस वाला रहता है। तो उस स्थिति में एक कापर और एक सल्फेट क्या हो जाता है, CuSO4 के रूप में क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है। अब देखो कापर कितना था, 1, और सल्फेट देखो यहाँ पर कितना है भाई। अगर इसको मैं तोड़ दूँ, इसको मैं क्या कर दूं, तोड़ दूं, तो कितना भाग में बढ़ता है उसको देखो। ये हमारा, इसको यहाँ से तोड़ दो, ये हमारा प्लस चार्ज होता है, ये आपका माइनस चार्ज होता है, और कापर क्या होता है, प्लस चार्ज। इस प्रकार एक प्लस और एक माइनस क्या कर गया, निकल गया। अब बचा क्या है, देखो यहाँ पर एक बचा है, 2 दूने 4 हाइड्रोजन बचा है, और एक SO4 अभी भी क्या हुआ है, अभी बचा हुआ है। क्योंकि देखो 2 SO4 था, सामने में 2 है, मतलब 2 SO4 था, एक SO4 निकल गया, एक SO4 अभी भी बचा हुआ है, और ये पूरा का पूरा 2 दूने 4 बचा है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, 2 दूने 4 हाइड्रोजन को लेते हैं, और ये देखो सल्फर के पास
4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इसको उधार दिवा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है 2H2O। अब देखो 4 था, 2 दे दिया तो कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा, और इस प्रकार से क्या हो जाता है हमारा SO2, जिसे हम क्या बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। यहाँ से क्या हो जाता है आपका बनना स्टार्ट होता है, और वो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रहता है ना, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से इस निकास नली से होता हुआ, अब वो सल्फर डाइऑक्साइड ही नहीं जाता है, साथ में ये पानी का क्या होता है हमारा जो जल वाष्प रहता है जो कि गैस रूप में रहता है, वो भी क्या होता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में क्या होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ जो पात्र होता है उसमें जाता है। और जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड और पानी का जो हमारा भाप होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के पात्र में जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो H2O को क्या कर लेता है सोख लेता है, लेकिन वो सल्फर डाइऑक्साइड को नहीं सोख पाता है। इस कारण सल्फर डाइऑक्साइड फिर से यहाँ से क्या होता है आपका निकल के बाहर भागता है, और इस प्रकार से यहाँ पर फिर क्या कर लिया जाता है उसको गैस जार में क्या कर लिया जाता है प्राप्त कर लिया जाता है, और हमको सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। यही विधि क्या कहलाता है हमारा प्रयोगशाला विधि कहलाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, SO2 बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं चित्र बना के समझा सकते हैं। जनरली आपको जब प्रयोगशाला विधि पूछता है तो उसमें लिखा रहता है, मान लो क्वेश्चन आ जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि को समझाइए, तो क्वेश्चन देगा कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उसको निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए ऐसे करके, ठीक है। फिर उसमें बिंदु दिया रहेगा, नामांकित चित्र बनाना है, रासायनिक समीकरण लिखना है, कुछ क्रिया विधि लिखना है, और लास्ट में उपयोग लिखना है। ऐसे 3-4 पॉइंट में क्या किया जाता है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, चित्र और रासायनिक समीकरण, और जो हम लोग बोले हैं इसके बारे में वो आपका क्रिया विधि होता है, वो प्रोसेस होता है जो आपको जैसे इसको देख करके समझ में आए हैं वैसे आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, और लास्ट में जब इसका उपयोग पढ़ेंगे तो उस उपयोग को लिख देना है आपको। तो ऐसा 4 पॉइंट में जनरली क्या किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछते हैं उसको पूछा जाता है। तो ये हो गया प्रयोगशाला विधि, है ना। तो मान लो आता है तो आप बोलेंगे भाई सबसे पहले प्रयोगशाला विधि में हम क्या करते हैं, एक गोल पेंदे वाली फ्लास्क लेते हैं, और उस गोल पेंदे वाली फ्लास्क में हमने कॉपर के कुछ टुकड़ा डालते हैं और उसको स्टैंड की सहायता से क्या कर देते हैं व्यवस्थित कर देते हैं। फिर उसके मुंह पर 2 छिद्र वाला कार्क लगा के एक थिसिल फनल लगा देते हैं, जहाँ से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करते हैं वहाँ पर मिलाते हैं। दूसरा जो छिद्र होता है उससे निकास नली क्या करते हैं लगा देते हैं, और निकास नली को आगे एक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भरा पात्र से जोड़ देते हैं, जो पात्र एक अन्य पात्र जिसे हम गैस जार कहते हैं से भी क्या रहता है जुड़ा रहता है। और उसके पश्चात फिर क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारा क्या होता है गोल पेंदे वाली फ्लास्क जिसमें आपका कॉपर का टुकड़ा और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो मिला रहता है उसको हम बर्नर की सहायता से क्या करते हैं गर्म करते हैं, जिससे कॉपर और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में क्या करता है क्रिया करता है। क्रिया के दौरान कॉपर सल्फेट बनाता है जो अवक्षेप के रूप में वहीं पर छूट जाता है, साथ में पानी और सल्फर डाइऑक्साइड बचता है, दोनों की दोनों गैस अवस्था में रहता है। इस वजह से ये गोल पेंदे वाली फ्लास्क से होता हुआ आगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ पात्र में जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी बहुत ही प्यारा रहता है, इसलिए पानी को अपने पास क्या कर लेता है रोक लेता है, और सल्फर डाइऑक्साइड को आगे जो है गैस जार में क्या कर लिया जाता है प्राप्त कर लिया जाता है। यही विधि आपका क्या कहलाता है सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का प्रयोगशाला विधि कहलाता है। तो इस तरीक़ा से प्रयोगशाला विधि को क्या किया जा सकता है समझाया जा सकता है, और ये आपको जो है पेपर में क्या कर सकता है पूछ सकता है। तो ये हो गया भाई आपका प्रयोगशाला विधि। चलिए हम आगे और भी सल्फर डाइऑक्साइड की कुछ बातें करते हैं, और आगे आपका दिया है सल्फर डाइऑक्साइड के क्या दिया है भाई गुण दिया है। वैसे आपको पता है 2 ही प्रकार का गुण होता है भाई, एक होता है भौतिक गुण, एक होता है आपका रासायनिक गुण। तो पहले हम किसको देखेंगे भौतिक गुण को। जनरली भौतिक गुण क्या होता है आपका गंध से, घनत्व से, जल में विलेयता से, ये सबसे क्या किया जाता है आपका भौतिक गुण के अंतर्गत रखा जाता है। तो पहला तो यह है हमारा यह रंगीन गैस है जो तीखी व दम घुटने वाली गंध होती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं ये गैस आपको दिखाई नहीं देता है ना। अब कोई भी गैस नहीं दिखाई देता है भाई, तो ये गैस आपको दिखाई नहीं देता, मतलब कैसा होता है रंगीन गैस है ना।
ये तीखी और दम घुटने वाली गैस है, मतलब इसके संपर्क में अगर आप ज़्यादा समय तक रहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ पर रिलीज हो रहा है, जहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, अगर वहाँ पर आप ज़्यादा समय के लिए रखते हैं तो वो गैस आपको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब आपको ख़राब लगेगा, और ज़्यादा समय तक रहेंगे तो आपका दम घुटना वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार का गैस होता है, मतलब साफ साफ भाषा में सल्फर डाइऑक्साइड जहरीली गैस है, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा, ये जल में क्या होता है, आपका विलय होता है, मतलब पानी के साथ क्या हो जाता है, घुल जाता है ना। जैसे ही पानी के संपर्क में आता है, पानी के साथ तुरंत घुल जाता है। जैसे H2O है और ASO2 है, तुरंत घुल करके H2SO3 में परिवर्तित हो जाता है, जिसे सल्फ्यूरस अम्ल कहा जाता है। तो पानी इसको बड़ा ही प्यारा है, ये पानी के साथ क्या हो जाता है, घुल जाता है, मिल जाता है। तो ये दूसरा हमारा भौतिक गुण है। तीसरा, यह वायु से 2.2 गुना क्या होता है, भारी होता है, मतलब वायु से ज़्यादा भारी होता है, वजन ज़्यादा होता है, बोल सकते हैं भारी होता है ना, जो भी वायुमंडल, मतलब ये ऊपरी सतह पर ज़्यादा आपको क्या किया जाता है, पाया जाता है। तो ये वायु से 2.2 गुना क्या होता है, भारी होता है। चौथा, इसका जलीय विलयन, किसका जलीय विलयन भाई, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन सल्फर डाइऑक्साइड जल के रूप में जाना जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में मिला करके जो यौगिक बनाते हैं, उस जल को कौन से जल के नाम से जाना जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड जल कहा जाता है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में घोल देंगे ना, तो जो विलयन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या जो भी यौगिक बनेगा उसको सल्फर डाइऑक्साइड के जल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। मतलब कुल मिला के ऐसा बोल रहा है, ये हमारा क्या है, पानी है, और इस पानी में हमने क्या घोल दिया, SO2 घोल दिया, तो इस पानी को हम क्या बोलेंगे, अब सल्फर डाइऑक्साइड का पानी कहेंगे कुल मिला के। जैसे वो शक्कर को घोलते हैं ना भाई, जैसे मान लो पानी में हमने शक्कर को घोल दिया तो शक्कर पानी बोलते हैं, तो हमने शक्कर की जगह किसको घोल दिया, सल्फर डाइऑक्साइड को घोल दिया, तो हम क्या बोलेंगे, इसको सल्फर डाइऑक्साइड का पानी बोलते हैं। ठीक है, या जल कहते हैं। तो ये भी हमारा भौतिक गुण में रखा गया है। और एक लास्ट है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसका क्वथनांक की बात करें, मतलब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो ये हमारा कितना होता है, आपका -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर हम इसका गलनांक की बात करें, पिघलना की बात करें, तो -76 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। तो इस तरीक़ा से इसका भौतिक गुण क्या किया जा सकता है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ये आपके नॉलेज के लिए है, कभी भौतिक गुण नहीं पूछता है इसमें से। ठीक है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, लेकिन नॉलेज के लिए है तो हम लोग बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे क्या करते हैं, रासायनिक गुण की ओर चलते हैं। किसके रासायनिक गुण देखेंगे भाई, सल्फर डाइऑक्साइड के क्या देखेंगे, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या होता है, जनरली क्रिया को दिखाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ क्रिया करता है, किस प्रकार से वो बदल जाता है, या उस यौगिक को किस प्रकार से बदल देता है, ये हम देखने वाले हैं। पहला दिया है हमारा तापी वियोजन, सल्फर डाइऑक्साइड को ताप दिया जाए तो टूट जाता है। ठीक है, ये बोल रहा है, मतलब ताप देने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भाई ताप देने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस टूट जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, सल्फर डाई क्या है हमारा, ये ऑक्साइड गैस है। और इसको अगर हम क्या करते हैं, ताप देते हैं, ताप देते हैं मतलब गरम करते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पर देखें गरम करें तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका 2SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड में, और सल्फर में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। मतलब इसमें वियोजन का गुण पाया जाता है। और ये जैसे ही ताप इस पर पड़ता है, ये ताप पड़ने के पश्चात क्या हो जाता है, आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फर में क्या हो जाता है, आपका टूट जाता है। यही आपका क्या होता है, तापी वियोजन होता है, और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई। तो पहला हमारा पॉइंट वहीं पर क्या होता है, आपका समाप्त होता है। दूसरा हम देखेंगे अम्लीय गुण। क्या देखते हैं हम लोग, अम्लीय गुण। अम्लीय गुण कैसे चेक करेंगे कि ये सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय गुण वाला है या नहीं है, तो उसका आपका एक ही उपाय है। एक तो सूंघ नहीं सकते सल्फर डाइऑक्साइड को, तो ज़बरदस्ती सूंघ के थोड़ी ना कुछ पता करेंगे भाई, ना चख नहीं सकते, चखेंगे वो भी बड़ा टेंशन है। तो क्या काम आता है, पानी के साथ उसको मिला देते हैं। पानी के साथ मिलाने के पश्चात हमको पता चल जाता है कि वो अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो यहाँ पर अम्लीय गुण को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसको पानी के साथ क्या करते हैं, मिला देते हैं। जैसे ही पानी के साथ मिलाते हैं, ये H2SO3 बना लेता है, ये ऑक्सीजन इसके पास चला जाता है, और इस प्रकार से SO3 और H2 बन जाता है। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। और ये अम्ल है, मतलब ये अम्लीय गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाई
ऑक्साइड जो होता है ये अम्लीय गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि पानी के साथ मिल करके क्या बनाता है, हमारा अम्ल का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस तरीक़े से हम बोल सकते हैं कि हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो ये 2 पॉइंट हो गया और उसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 2 बार हो गया हमारा अम्लीय गुण में, ठीक है। चलिए, तो ये आपका अम्लीय गुण हो गया, अम्लीय गुण हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आपका वो है चूने के पानी के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया भाई? चूने के पानी। चूने का पानी क्या होता है भाई? तो चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 को बोलते हैं आपका चूने का पानी, ठीक है। कैल्शियम हो गया, कोष्टक में OH हो गया और 2 हो गया, ये संयोजकता बेस पर रहता है भाई। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको लाइम वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लाइम वाटर। तो अगर क्वेश्चन आ गया, मान लो लाइम वाटर किसे कहते हैं, तो अब लिख देना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, लाइम वाटर कहते हैं। कैसे बनता है हमारा? ये होता है चूना, ये क्या होता है, चूना। और इसमें अगर हम क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं चूना में, तो ये आपका क्या हो जाता है, चूना बुझा जाता है और बुझ करके क्या बना लेता है, आपका बिना बुझा हुआ चूना बना लेता है, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं या चूने का पानी कहते हैं, ठीक है। ये चूना है भाई, वो घर में जो पोताई करते हैं वही वाला चूना है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, और पानी के साथ मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसे हम चूने का पानी कहते हैं। तो चूने के पानी के साथ हमको क्या करना है, क्रिया कराना है। किसको क्रिया कराना है? सल्फर डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चूने का पानी का फार्मूला क्या होता है भाई? तो चूने का पानी का फार्मूला होता है आपका, ये होता है Ca और कोष्टक में OH और ये 2, और ऐसे बोलते हैं तो इसको बोलते हैं, Ca को बोलते हैं कैल्शियम और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। क्योंकि कैल्शियम की संयोजकता आपका 2 होता है और OH की संयोजकता 1 होता है, तो जो संयोजकता वाला रहता है उसको अपोजिट डायरेक्शन में लिखा जाता है, इसलिए इसका फार्मूला कैसा बनता है हमारा, CaOH2 बनता है। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। कभी भी डाई हाइड्रोक्साइड करने के प्रयास ना करें, ये डाई हाइड्रोक्साइड नहीं है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसको किसके साथ क्रिया कराना है, SO2 के साथ, जिसे हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से देखो 2 हाइड्रोजन हैं, 2 ऑक्सीजन हैं, 1 ऑक्सीजन इसको उधार दे दो तो SO3 हो जाता है और कैल्शियम के साथ विदा कर दो तो ये हो जाता है कैल्शियम, जिसका प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। 1 ऑक्सीजन मांग लिया तो ये क्या हो जाता है आपका SO3 हो जाता है, ये क्या हो जाता है आपका SO3। तो ये क्या हो जाएगा CaSO3, कैल्शियम सल्फाइड बोलते हैं, कैल्शियम क्या बोलते हैं इसको, सल्फाइड बोलते हैं। तो ये देखो SO2 था, है ना, और इसका माइनस था, कैल्शियम SO2 नहीं निकलता है, 1 ऑक्सीजन उधार मांग लेता है तो कैल्शियम सल्फाइड बन जाता है। अब यहाँ पर क्या बचा, 2 हाइड्रोजन बचा है, 1 ऑक्सीजन बचा है, तो यहाँ से क्या निकल जाता है आपका H2O निकल जाता है। अब हमारा जो बना हुआ क्या होता है, जो कैल्शियम सल्फाइड जो होता है, ये साथ में आपका क्या होता है SO2A और साथ में एक और बना है हमारा H2O। ये सब क्या करता है, आपस में क्रिया करता है और क्रिया करके कुछ यौगिक और क्या कर सकता है, ये बना सकता है, बना सकते हैं। तो ये क्या क्या बन सकता है उसको हम लोग देखते हैं कैसा बनता है, किस प्रकार से बनता है। तो क्या क्या निकला है भाई, हमारा कैल्शियम सल्फाइड निकल गया। तो इस स्थिति में कैल्शियम सल्फाइड ये होगा आपका, ये हो गया कैल्शियम सल्फाइड। तो यहाँ पर बाईसल्फाइड हमारा क्या हो सकता है, बन सकता है। तो ये हमारा हो जाता है कैल्शियम, कोष्टक में हो जाता है हमारा C, यहाँ पर हो जाएगा C, कोष्टक में HSO3 और ये कर लेते हैं हम लोग 2, कितना कर लेते हैं 2। तो सब तो यहाँ पर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देखो कैल्शियम 1 है, हो गया, हाइड्रोजन 2 है, 2 हो गया, सल्फर कितना है हमारा 1 और 1 2, 2 है, हो गया, 3 2 5 और 1 6। ये क्या हो जाता है आपका कैल्शियम बाईसल्फाइड क्या हो जाता है यहाँ से और प्राप्त हो जाता है। बाईसल्फाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। तो सबसे पहले
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात चूने का पानी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, क्रिया करके कैल्शियम सल्फाइड और पानी बनाता है। अब जो कैल्शियम सल्फाइड होता है बहुत क्रियाशील होता है, इसलिए पानी के साथ और थोड़ा बहुत बचा हुआ सल्फर डाइऑक्साइड के साथ पुनः क्रिया करता है और कैल्शियम बाइसल्फाइड में क्या हो जाता है आपका परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीक़ा से चूने के पानी के साथ भी क्रिया को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है भाई। तो ये हो गया एक और रासायनिक गुण। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। जलने में सहायक नहीं है, वो तो खुद बोल रहा है कि हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो जलने में सहायक नहीं है। तो कौन सा गैस सहायक है भाई, है ना, ऑक्सीजन गैस सहायक है ना, आपको पता है जलने में, है ना, ऑक्सीजन जलाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जलने में सहायक नहीं है, जलने में सहायक नहीं है, जलने में सहायक नहीं है भाई, लेकिन जलते हुए मैग्नीशियम ऑक्साइड को बुझाता नहीं है, ठीक है। लेकिन जलते हुए मैग्नीशियम को बुझाता नहीं है, मैग्नीशियम को बुझाता नहीं है, मतलब बेशक क्या है हमारा जलने में सहायक नहीं है, लेकिन जो जल रहा है उसको जो है डिस्टर्ब भी नहीं करता है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम जल रहा है, तो जल रहा है मतलब क्या होगा, इसका फार्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये क्या करता है हमारा SO2 क्या करता है आपका जाता है ना, और उसको वैसा का ही वैसा होता है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो कुछ नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हैं, फिर चलते हैं। अपचायक गुण दिया है, कौन सा गुण भाई, अपचायक। अपचायक मतलब क्या होता है, जो आसानी से किसी को क्या कर दे, अपचयित कर दे, है ना। अपचयित मतलब अपचायक गुण मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, है ना, इलेक्ट्रॉन देना, मतलब दूसरों को क्या कर देता है, ये अपचयित कर देता है। तो कैसे करता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हमारा अच्छा अपचायक है बोल सकते हैं, और ये दूसरों को अपचयित कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग, SO2 लेते हैं, पानी के 2 अणु ले लेते हैं। पानी के जैसे ही 2 अणु लेते हैं, ये आपका 2 दूनी 4 हो जाता है, मतलब H2SO4 बन जाता है। यहाँ से क्या बनता है हमारा, H2SO4 बनता है, H2SO4, क्योंकि 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन को ले लिए, 2 ऑक्सीजन, 2 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फर, और 2 नवजात यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाता है हमारा, मुक्त हो जाता है। और यही नवजात हाइड्रोजन दूसरों को क्या करता है आपका, अपचयित करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवजात हाइड्रोजन कहते हैं। और ये जो नवजात हाइड्रोजन होता है वो दूसरों को क्या करता है, अपचयित करता है। जैसे यहाँ पर एक हम उदाहरण ले सकते हैं, हैलोजन अम्ल में अपचयन बोल सकते हैं, हैलोजन अम्ल में अपचयन, यहाँ पर अपचयन कर देता है। कौन अपचयित करता है, ये हमारा जो क्या होता है, जो नवजात हाइड्रोजन निकला है वो। तो कैसे करता है भाई, तो इसी को लिखते हैं पहले, SO2 + 2H2O, है ना, इक्वल टू H2SO4 प्लस कितना हाइड्रोजन निकला है, 2 हाइड्रोजन। किसको अपचयित करेगा, हैलोजन। मान लो हम लोग हैलोजन क्लोरीन को ले लिए, क्योंकि हैलोजन मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन होता है ना, तो हमने क्या लिया, क्लोरीन को लिया। कितना हाइड्रोजन निकला है, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर दोनों आपस में क्रिया करता है और 2HCl क्या करता है, निर्मित कर लेता है। 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लिया। अब जो दोनों तरफ रहता है वो कट जाता है, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या है इस साइड बचा है आपका SO2 बचा है, साथ में क्या बचा है हमारा, 2H2O बचा है, और तो नहीं बचा है, साथ में बचा है हमारा Cl2। अब ये दोनों क्या करता है, इस तरफ देखें तो ये बन रहा है H2SO4 और साथ में बन रहा है हमारा 2HCl। तो इस तरीक़ा से इसके अपचायक गुण को क्या किया जाता है, बताया जाता है, और इस तरीक़ा से क्या होता है, ये दूसरों को क्या करता है, अपचयित करता है। तो ये सब इनके क्या होते हैं, हमारे भौतिक रासायनिक गुण के अंतर्गत इसको क्या किया जाता है, आपका रखा जाता है। आगे अगर हम बात करें तो और भी इसमें कुछ क्या दिया है, रासायनिक गुण दिया गया है, जैसे विरंजक गुण। इसके बाद जो भी नंबर है हमारा 6वां नंबर, वो कौन सा गुण दिया है भाई, विरंजक गुण। विरंजक मतलब होता है कलर को उड़ाने वाला,
तो विरंजक गुण होता है, विरंजक गुण। विरंजक गुण कलर उड़ाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। वैसे सूखा जो आपका क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये इसमें विरंजक गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन जो क्या होता है नमी युक्त जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उनमें विरंजक गुण पाया जाता है। ये पेड़ पौधे या वनस्पति का जो भी कलर होता है उसको क्या कर देता है, उड़ा देता है। लेकिन इसका जो विरंजक गुण होता है ना, वो अस्थायी प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही जो पदार्थ जिसका रंग उड़ा है फिर से ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो फिर से क्या कर जाता है, हमारा वापस अपना रंग को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो उस स्थिति में इसका जो विरंजन गुण होता है वो अस्थायी प्रकृति का होता है ना, होता है लेकिन अस्थायी होता है। तो लिख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सूखा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सूखा सल्फर डाइऑक्साइड, सूखा सल्फर डाइऑक्साइड, सूखा सल्फर डाइऑक्साइड में विरंजन का गुण नहीं होता है, विरंजन का गुण नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन नमी युक्त सल्फर डाइऑक्साइड में विरंजन का गुण होता है, विरंजन का गुण होता है, विरंजन का गुण होता है। इस कारण विरंजन का गुण होता है जो पेड़ पौधों के रंग को उड़ा देता है, उड़ा देता है, लेकिन इसका विरंजक गुण अस्थायी प्रकृति का होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है। जैसे ही रंगीन पदार्थ वायुमंडल या वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, उसका रंग पुनः प्राप्त हो जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड में विरंजन का गुण होता है, लेकिन सूखा सल्फर डाइऑक्साइड में विरंजन का गुण नहीं होता है। लेकिन नमीयुक्त सल्फर डाइऑक्साइड में विरंजन का गुण होता है, जो कलरफुल जो भी हमारे क्या होते हैं, पत्ती होते हैं, उनके कलर को उड़ा देता है। लेकिन ये अस्थायी होता है, जैसे ही फिर से वो पत्ती ऑक्सीजन के संपर्क में आता है उसका रंग वापस क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर लिखेंगे तो वही पहले वाला H2O प्लस SO2 इक्वल टू क्या होता है हमारा SO3, और यहाँ पर इसको लिख दें SO3 प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा मान लो रंगीन है, ये हमारा क्या है, रंगीन है, और उस स्थिति में H2SO4 प्लस क्या हो जाता है, हमारा रंगहीन को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये भी एक हमारा क्या होता है, गुण होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, उसके अंतर्गत आता है। एक गुण और इसमें एक गुण होता है, वो होता है ऑक्सीकरण गुण। कौन सा गुण भाई, हमारा ऑक्सीकरण गुण, ऑक्सीकरण गुण। ये नेक्स्ट नंबर है हमारा 7 नंबर। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण का गुण होता है भाई, ऑक्सीकरण का गुण होता है। मतलब ये दूसरों को क्या कर सकता है, ऑक्सीकृत कर सकता है। तो कैसे, जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं SO2 प्लस हम लोग लिख दिए H2S। तो उस स्थिति में आप देख रहे हैं क्या हो सकता है, यहाँ से इसका मात्रा 2 ले लेते हैं, तो 2 ले लेते हैं, मतलब क्या, इसका मात्रा 2 नहीं लेते हैं, इसका मात्रा 2 ले लेते हैं। तो 2 ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेता है, हमारा H2O बना लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल गया, और ये सल्फर हमारा 2 क्या हो जाता है, अलग से प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड दूसरे यौगिक को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, जिससे हमको सल्फर की क्या हो जाता है, प्राप्ति हो जाता है। तो ये लगभग आपका 5, 6, 7 प्रकार का रासायनिक गुण है जो आपको क्या करता है, इस प्रकार से बताया जा सकता है। अभी तक तो फिलहाल यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है।
लेकिन भविष्य में आपको 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन, 1 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से कर सकता है। और लास्ट हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, हाँ वो है आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड के थोड़ा सा संरचना की बात करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर का हमारा टॉपिक क्या है भाई, सल्फ़र डाइऑक्साइड की क्या देखना है हमको, संरचना। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड की संरचना की बात करें तो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, इस सल्फ़र डाइऑक्साइड में हम सल्फ़र की बात करें तो परमाणु क्रमांक 16 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और आपका हो गया 10 और 3p यहाँ पर कितना होता है हमारा 4 होता है। कितना होता है भाई हमारा 4, ठीक। ये हो गया आपका 2 2 4 10 10 2 12 और 12 और 4 कितना हो गया आपका 16। तो सल्फ़र का कितना हो गया 16। जब इसकी स्थिति लिखा जाता है तो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये हमारा होता है आपका 4 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2 3 और एक कितना हो जाता है हमारा 4। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर 3D की बात करें तो इसमें 3D भी कक्षक होता है भाई, ये 3D कक्षक होता है, ये 3p कक्षक होता है। अगर इसमें से हम इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, उत्तेजित कर दें, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है आपका चला जाता है। कहाँ चला जाएगा भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर चला गया, तो उस स्थिति में आपका जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई 1 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा ना, 1 उत्तेजित होकर यहाँ चला गया तो उस स्थिति में तो जगह बहुत जगह खाली हो जाता है। बट हमारे पास ऑक्सीजन केवल कितना आके जुड़ता है 2 ठो आके जुड़ता है। तो उस स्थिति में 2 ऑक्सीजन कहाँ पर आके जुड़ता है, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पर आके जुड़ जाता है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर आके जुड़ जाता है। तो उस स्थिति में एस कक्षक का कितना भाग लेता है 1 और पी का कितना भाग होता है हमारा 2। तो इस तरीक़ा से इसमें संकरण होता है आपका sp2 संकरण को क्या करता है प्रदर्शित करता है। इसको ऐसे भी दर्शाया जा सकता है डबल बान ओ। तो उस स्थिति में हम देखें तो इसके पास क्या होता है आपका एक लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल आपका एक सिग्मा वन और एक लोन पेयर, तो टोटल कितना होता है 3, मतलब आपका sp2 संकरण को क्या करता है प्रदर्शित करता है। और अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो ये हमारा सल्फ़र और ये हमारा डबल बान कितना हो जाता है आपका 3 कक्षक होता है। ये हो गया सल्फ़र, ये डबल बान कितना हो गया O, डबल बान कितना हो गया आपका O, ठीक है। तो ये सल्फ़र हो गया, डबल बान O और एक लोन पेयर आप क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है पाया जाता है ये वाला। तो इसलिए इसकी जो संरचना है वो कोणीय संरचना को क्या करता है आपका प्रदर्शित करता है। कैसा संरचना है भाई हमारा इसका कोणीय संरचना, ये कोणीय संरचना को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर हम बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो बॉन्ड एंगल आपका लगभग 119.5 अंश का क्या करता है ये कोण को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से सल्फ़र डाइऑक्साइड की जो संरचना है उसको क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर इसमें जोड़ के पूछ देता है तो ये होता है हमारा उपयोग। और उपयोग में तो हम लोग बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में क्या किया जाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। और भी आपके बुक में उपयोग है जिसको आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। तो इतना में आपका क्या होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होता है वो पूरा कहानी क्या हो जाता है उसका ख़त्म हो जाता है। और पूछने लायक अगर क्वेश्चन है तो वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड का प्रयोगशाला विधि किस प्रकार से जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड को बनाया जाता है। तो आज के क्लास फ़िलहाल यहीं पर क्या करते हैं हम लोग ख़त्म करते हैं। आने वाला क्लास में सल्फ्यूरिक अम्ल किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके क्या गुण होता है वो हम क्या करने वाले हैं देखने वाले हैं। उसके पश्चात 17वें समूह और फिर 18वें समूह, फिर आपका क्या हो जाता है ये लेसन समाप्त हो जाता है। मतलब हम अंतिम की ओर है बोल सकते हैं ना, 2-3 क्लास बोल सकते हैं, 4 क्लास के बाद ये आपका जो है लेसन क्या हो जो है समाप्त हो जाएगा भाई। तो आज क्लास जो है हम यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं। ओके।